नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश का मेगा बजट प्रस्तुत कर दिया गया और सच बात तो ये है कि ये मेगा बजट लगातार बढ़ता हुआ है। इस बार 6.7% बजट ज़्यादा है और जो मोटा मोटा अमाउंट है वो है 7,36,431 करोड़ 71 लाख और ये लगातार बढ़ रहा है। और इसकी एक खास बात और, इस पूरे बजट में 24,000 करोड़ की नई योजनाएं और उन योजनाओं का भी केंद्र युवा, महिला, गरीब, किसान और इतना ही नहीं, धार्मिक विकास। वित्त मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने जब भाषण दिया तो कहा उत्तर प्रदेश में राम राज्य की परिकल्पना शुरू हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि ये बजट प्रभु राम को समर्पित है और अगर देखा जाए तो उसमें केंद्र बिंदु भी है। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ और आवंटित कर दिए गए। 150 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ का एयरपोर्ट है वाल्मीकि, उसके लिए आवंटित कर दिए गए। अयोध्या और वाराणसी में मॉडर्न सोलर सिटी बनेगी। धार्मिक मार्गों के लिए एक अलग से बजट किया गया है। माना यह जा रहा है बजट रोजगार को बढ़ावा देगा। 40 लाख ग्लोबल समिट में 40 लाख करोड़ ग्लोबल समिट से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। नरेगा को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के भी दावे किए गए हैं, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया भी हुई है। विपक्ष भी कह रहा है, विपक्ष की कई प्रतिक्रियाएं आई। एक प्रतिक्रिया ये आई कि बजट तो बढ़ रहा है लेकिन काम का बजट होना चाहिए, नाम का नहीं होना चाहिए। एक ये भी प्रतिक्रिया भी आई कि बजट तो है लेकिन खर्च नहीं होता है। और एक ये भी प्रतिक्रिया आई, रोजगार के अवसर बढ़ नहीं रहे हैं, इजराइल भेजे जा रहे हैं हमारे यहाँ के श्रमिक। बहरहाल ये बजट किस दिशा में जाएगा, इस बजट की क्या स्फूर्ति होगी, इसकी गति क्या होगी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या ये वास्तव में बजट काम का नहीं, नाम का है? और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कांग्रेस से मोहित दीक्षित जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी से हैं मोहम्मद सारी जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से हैं डॉक्टर शैलेंद्र दीक्षित जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और शैलेंद्र जी की खास बात ये भी है कि अर्थशास्त्री हैं और पीएचडी की है, तो इन्हें थोड़ा बजट का अच्छा ज्ञान भी है। आज मैं खास तौर से मेरी यही अपेक्षा थी कि वो आए और जरा इस पर करें। दीक्षित जी, आपने बजट देखा होगा, कुछ बिंदुओं के हमने भी चर्चा कर दी है, क्या कहना है इस बजट के बारे में आपका? देखिए, जो उत्तर प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया गया है और जिस तरीके से कहा गया है कि हमारे वित्त मंत्री ने भी कहा कि राम राज की कल्पना को लेकर के हम ये बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने भी प्रभु श्री राम को बजट समर्पित किया है। मैं श्री राम के प्रति इस बजट के समर्पण को इस आशय से देखना चाहूँगा कि राम राज की कल्पना के साथ जब उत्तर प्रदेश में बजट प्रस्तुत किया गया है तो बहुत से बिंदुओं को ध्यान रखा गया है। समदर्शी विकास हो, जो योजनाएं केंद्र सरकार से चल रही वो यथावत चलती रहे और उनमें गति बढ़े, जो भयमुक्त समाज हो, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो, और जो गरीब वर्ग है उसका, किसान है, महिला है, युवा वर्ग है, उसको अवसर ज़्यादा मिले
और इसके साथ साथ जो चिकित्सा का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसके स्तर को भी बढ़ाने की कोशिश की गई है। और मुझे लगता है कि जो पूर्व में सरकार के बजट आते रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाने के लिए बजट है, और ये बजट उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देगा। और जिस तरीके से G20 में 40 लाख करोड़ के निवेश उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिस तरीके से पिछले वर्ष में 2 लाख करोड़ का हमने निर्यात किया है, जिस तरीके से पिछले बजट में रोजगार के अवसर मिले हैं, मुझे लगता है कि प्रस्तुत बजट उसको और आगे ले जाएगा और उत्तर प्रदेश को एक बड़े दिशा की ओर ले जाएगा। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, उसमें उत्तर प्रदेश एक कड़ी साबित होगा। लेकिन सलीम जी, जो बात की गई है, धार्मिक पर्यटन की बात की गई, धार्मिक मार्गों के विकास की बातचीत की गई, धार्मिक विकास की बातचीत की गई, अयोध्या की बातचीत की गई, काशी की बातचीत की गई, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या इसे लोग कहते हैं ये तो चुनाव की ओर बढ़ता हुआ कदम है? लेकिन अगर आपके लोग कहते हैं तो कहते हैं राम राज्य। देखिए वर्मा जी, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 4057 करोड़ रुपए दिया गया, एरो सिटी के लिए 1500 करोड़ दिया गया, गंगा एक्सप्रेस के लिए 2057 करोड़ दिया गया है। और मेरा ये कहना है कि जो ये पैसा खर्च किया जा रहा है, ये किसी के विभेद करके नहीं खर्च किया जा रहा। अगर गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा तो सभी जाति धर्म के लोग उस पर चलेंगे, किसी को मनाही तो नहीं की जा रही है। अगर पर्यटक स्थल विकसित होंगे तो लोग जाएंगे। अगर राजमार्गों के लिए 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया दिया गया है, तो जो हम लोग उत्तर प्रदेश के राजमार्गों में चलते हैं सभी को सुविधाएं प्राप्त होंगी। मान लीजिए कि आयुष्मान कार्ड के लिए बजट आवंटित किया गया, या जो केंद्र सरकार से योजनाएं आ रही हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर पैसा किया गया है, तो किसी योजना में ये तो परिभाषित नहीं किया गया है, किसी धर्म के लोग मान सकते हैं। जो राम राज की कल्पना है उसको आप धर्म से ही खाली मत देखिए। राम राज की कल्पना को हम देखते हैं कि कोई अभाव ना हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, भय मुक्त समाज हो, युवाओं के पास काम हो। उन सब के जो आशय से जो एक राज्य का एक कल्पना या सपना दिखता, वो राम राज जैसा दिखता है, तो उसको हम इस बजट में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसको ये कहना है कि किसी धर्म विशेष के लिए ये बजट प्रस्तुत किया गया शायद उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले 2-3 सालों में 5 सालों में जो प्रयास किए हैं उसके परिणाम अब आना शुरू हुए हैं। तो हमारी बेरोजगार की दर उत्तर प्रदेश में कम है, हम जो औद्योगिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे स्टार्टअप योजनाएं बढ़ रही हैं, हम कौशल विकास के लिए नौजवानों को अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो उसमें सभी धर्म के लिए है। तो समग्र विकास के लिए जो बजट प्रस्तुत हो सकता था उसका एक अच्छा नमूना आज उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय सुरेश खन्ना जी ने मोदी योगी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया। ठीक बात है। मोहम्मद सारिक, ये बताइए कि अभी जैसा कि अभी आप कह रहे थे सलीम जी, हम थोड़ा उसको और बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ 19% बेरोजगारी थी, जो आज घट करके 2.4% रह गई है, सिर्फ इतनी रह गई है। और रोजगार के अवसर लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी को ये कुछ दिखाई नहीं देता है, और उसका बार बार कहना कुछ नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के अवसर तो बढ़ाए जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, और जो है इलाज नहीं मिल रहा है, परेशानियां हो रही हैं। और ख़ास तौर से जो एक आरोप लगा, ये बजट सिर्फ 10% लोगों का है, 90% जो आपकी परिभाषा में पीडीए है उनमें कोई फायदा नहीं हुआ। मोहम्मद सारी, आप बताइए इस बजट को आपने कैसे देखा और इसका क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे प्रदेश वासियों को इस बजट की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक बात। क्योंकि जब बजट होता है तो आम जनमानस उम्मीद लगाते हैं, टकटकी लगाए बैठते हैं कि शायद इस बजट पे हमारे लिए बेहतर कोई योजना लाई जाए और वो उम्मीद पे हमारे उम्मीद पे खरा उतरता है या नहीं उतरता है, ऐसी हम लोग जो है आशा करते हैं आम जनमानस। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जिस तरह बजट पेश किया गया, पिछली बार से कुछ ज़्यादा बजट यहाँ पेश किया गया, लेकिन जो है सबसे पहले ये कहा गया कि ये जो है श्री राम जी को जो है हम समर्पित करते हैं। अगर मेरा मानना है कि अगर ये बजट जो है इस प्रदेश के 22 करोड़ जनता के लिए लाया गया, तो ये कहा जाता है कि ये 22 करोड़ यहाँ की जनता की समर्पित है, उनके विकास के लिए, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ये बेहतर किया जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे एक शक यहाँ पे खड़ा होता है कि ये किस राम की बात कर रहे हैं। एक श्री राम, एक सीताराम जो प्रभु राम है, जो पूरे जो है जिनको सब लोग मानते हैं, आइडियल मानते हैं, और एक वो राम है जिनको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए और गाने के रूप में हम लोग ने अक्सर सुना है, और डिबेट पे भी मीडिया के माध्यम से भी ये हमने सुना है कि जो राम को लाए उनको लाएंगे। अगर ये उस राम को ही समर्पित करते हैं तो जाहिर सी बात है ये सारा बजट आपस में बंदर बाट मचेगा। दूसरी चीज़, इस बजट में जो है बिल्कुल पीडीए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि ये पीडीए के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जो है अगर बाज़ार की बात करी जाए, बाज़ार की जो स्थिरता है वो बिल्कुल इस बजट से वहीं पे वहीं बनी हुई है। बजट बढ़ा तो बाज़ार को भी आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बात करी, अभी इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के अंदर जाकर कहा कि हम हर एक दिन एम्स बना रहे हैं, दूसरे दिन यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई भी धरातल पर काम नहीं मिला। इस बजट में भी इस तरह की बातें आई कि हम यहाँ पे ये देंगे, वो देंगे, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में हम ये देखते आए कि शायद जो है जो लगातार इतनी शिक्षा महंगी हुई है उसके ऊपर कोई बजट ऐसा हो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक पर्टिकुलर कहा गया हो कि नहीं हम इतनी फीस को घटाएंगे या ये ऐसा कुछ करेंगे। यहाँ पर फ्री में जो बांटा जा सकता है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है, क्योंकि ये जो है आने वाले 2024 की चुनाव की तैयारी का बजट है। जिस तरह जो है गृह मंत्री जी ने कहा कि जो है एक जैसे 15 लाख वाला जो उन्होंने जुमला कहा, तो ये भी एक जुमला बजट हो सकता है और साबित हो। क्यों? क्योंकि जो है जब पिछला बजट की हम अगर बात करें 2023-24 की, तो वो 22 फरवरी को जो है उत्तर प्रदेश का बजट जो है प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये बजट आज 5 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए ये सब पेश किया गया, और बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि भाई हम आशा करते हैं कि ये आम जनमानस के लिए बेहतरी के लिए हो, तो हम यही कामना करेंगे कि ये बजट अगर आया है तो अगर गरीब जनता के बेहतरी के लिए हो तो हम भी आपके साथ इसमें शामिल होंगे। मोहित जी, आज बजट में कई दावे किए गए, जहाँ एक और रोजगार का दावा किया गया, विकास का दावा किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा किया गया। एक दावा ये भी किया गया है कि उत्तर प्रदेश के 6 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी रेखा से बाहर कर लिया, माने अब वो 6 करोड़ लोग गरीब नहीं रह गए। क्या कहेंगे मोहित, आपने भी तो बजट देखा? नहीं, बिल्कुल कहीं ना कहीं आज जो उत्तर प्रदेश का बजट लागू किया गया जी, पिछले दिनों जो देश का बजट लागू किया गया था, तो कहीं ना कहीं आज हमको मोदी जी के पैटर्न पर योगी जी बढ़ते हुए चलते हुए दिख रहे हैं। ये डबल इंजन नहीं, ये डबल जुमलों की सरकार बनती जा रही है। आज जब बात करेंगे हम बजट की, तो बेहद इतना निराशा हुई है कि किस तरीके से आज हमारा किसान हो, आज हमारा युवा हो, ये जो मुख्य धारा के मेन चीज़ें हैं वो आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इस बजट में कहीं भी नौकरियों को लेकर के कोई बात नहीं दिखी। जिस तरीके से किसानों को ना एमएसपी को लेकर के, ना उनकी लागत मूल्य को लेकर के, जब वो उत्पादन कर देते हैं उसकी खरीद को लेकर के कोई ऐसी गारंटी नहीं दिखी। हमने देखा है जब पैदावार बेहतर हो जाती है तब वो किसानों को अपना अनाज फेंक करके सड़कों पर आना पड़ता है, क्योंकि सरकारी खरीद बिल्कुल बंद हो जाती है या बहुत नाम मात्र की रहती है। तो इसको लेकर के कहीं किसानों को इस तरीके का एक आश्वासन नहीं दिया इस सरकार ने कि नहीं आप पैदावार करिए, हम उसको खरीदेंगे, हमारी सरकारी खरीद है वो पूरी तरीके से जारी रहेगी। आपको जो एमएसपी मिलने वाला है उसको लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जो हमारे मुआवजा मिलता है, अगर मान लीजिए कि वर्षा से लेकर के या कोई भी चीज़ को लेकर के मुआवजे की ज़रूरत पड़ती है, तो मुआवजे के टाइम पर भी वो ठगा हुआ किसान रहता है, उसको लेकर भी कोई ठोस योजना नहीं मिली। अगर हम युवाओं की बात करें तो युवाओं को नौकरी के साथ साथ शिक्षा की बात करें तो कोई नई यूनिवर्सिटी बनते हुए कोई ऐसा नहीं दिखा कि यह नई यूनिवर्सिटी लाई जाएगी या इस ज़िले को लेकर के उस ज़िले को। हमारे पास 78 ज़िले हैं, अगर हम केवल 3 ज़िलों की बात करेंगे, ठीक है आप धार्मिक बातों को लेकर के आगे बढ़िए, धर्म के क्षेत्रों में भी हो सकता है व्यवसाय बढ़ते हैं, विकास बढ़ता है, लेकिन जो हमारे जो मूलभूत जो कारीगरी है, जो छोटे छोटे ज़िले हैं, जो उनकी अपनी जो एक चीज़ है उसको लेकर के किस तरह प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि पिछले 7 वर्षों के योगी जी के कार्यकाल में मुझे नहीं दिखता है कि किसी भी तरीके से किसी भी रोजगार को प्रोत्साहन मिला है। ये धरातल की बात है। बजटों पे भले ही वो सुहावने लगते हो, लेकिन जब धरातल पर देखेंगे तो आज सारे काम का कारगर बंद होते चले जा रहे हैं। आपने जो आप उसको बना रखा है, जो एप्लीकेशन जो भी बना रखी हो,
उसमें 8 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इसका मतलब है कि आपके पास 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज भी रोजगार के लिए तलाश रहे हैं, रोजगार लेके घूम रहे हैं। उनको रोजगार देने की क्या गारंटी है? 80 लाख को केवल आपने भत्ता की एक बात चलाई, क्या 8 करोड़ में 80 लाख को भत्ता लेके बाकी लोगों के लिए क्या रोजगार का रोड मैप है? क्या सच में सड़क में दिख रहा है? क्या जमीनी हकीकत है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया? केवल बातों में चीजें दिख रही हैं। बजट जितना बड़ा बना करके पेड़ प्रस्तुत किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से भ्रष्टाचार को भी इंगित करता है। जब चीजें सड़क पे नहीं दिख रही हैं, केवल कागजों पे दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट भी चढ़ रही है। ये भी कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जमीनी हकीकत बातों का जवाब हम आपसे चाहते हैं। एक तो जो कहा जा रहा है कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया गया था, वो नहीं किया गया। गन्ना किसानों को केवल मात्र 20 रुपए बढ़ाए गए, वो भी जाने कितने वर्षों में बढ़ाए गए। और किसानों के लिए बातचीत की जाती है कि हमें किसानों के लिए ये करना है, किसानों के लिए करना है। तो इनका लोगों का कहना ये है कि सीधी सीधी बात यह है कि जो किसानों के लिए होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बातें हो रही हैं, निश्चित रूप से घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन जो बुनियादी संबल होना चाहिए किसानों के लिए वो नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? वर्मा जी, जो पिछला बजट था उसमें भी नरेगा में 75 लाख लोग थे, लोगों को हाँ, फायदा मिला है। ठीक। और इस बार की सरकार ने उसको फिर बढ़ाया है कि इस लक्ष्य को और बड़ा किया जाएगा जी। किसानों की जो उनको सम्मान निधि मिली जाती थी, जो भारत सरकार की घोषणा थी, उस योजना को यहाँ लागू करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और उसमें एक अच्छे खासे बजट की घोषणा की गई, प्रस्ताव दिया गया है। 4.68 करोड़ जो आयुष्मान कार्ड बने थे, उनके स्तर को बढ़ाने के लिए, और इसको अब की बार कृषि प्रधान गाँव में जाकर के आयुष्मान कार्डों की संख्या को और बढ़ाने की बात की जा रही है। जो हमारे पास, हमारे साथी कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे पास जो वृद्धावस्था पेंशन थी, हम उसको 1000 पर ले आए और हमने 55 लाख बुजुर्गों को वो पेंशन उपलब्ध कराई है। इसको हम और आगे ले जाना चाहते हैं। हम जो है 75 जिलों में हमने साइबर क्राइम के लिए काम किया। उसमें बहुत से ग्रामीण थाने हैं, उन पर भी साइबर क्राइम की स्थिति को हम ले आए। 75 जिलों में हमने फ्री डायलिसिस की सुविधा प्रदान की है। ये सब किया इसमें दो और इसमें अब की बार गन्ना के मूल्य को बढ़ाया है। और देखिए, और जो किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो उनकी फसल का बीमा योजना थी, उसके बजट को भी बढ़ाया गया है इस उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो हमारी चारों तरफ से दृष्टि है कि हम जो ग्रामीण भारत है या ग्रामीण उत्तर प्रदेश है, उसको हम जब बेहतर करेंगे तभी हम विकसित भारत का सपना देख सकते हैं, ये हम जानते हैं। इसलिए उनके लिए बहुत सी योजनाएं, और जो इसके अतिरिक्त वर्मा जी, जो केंद्र सरकार की योजनाएं गांव में चाहे पानी के लिए चल रही हो, बिजली के लिए चल रही हो, सिंचाई के लिए चल रही हो, नलकूपों की व्यवस्था करने के लिए चल रही, उन सब पर, सिंचाई विभाग के हो व्यवस्था हो, उन सब पर कहीं पर अनदेखा नहीं किया गया। पूरे बजट को देखिए, सारी ग्रामीण योजनाओं के लिए पैसा आवंटित किया गया है। किसानों की आय दुगनी करने का जो वादा किया था बीजेपी ने, वो नहीं हो पाया। देखिए, जब हम समर्थन मूल्य बढ़ाते हैं और किसानों की फसल को सुरक्षा देते हैं, उनको सिंचाई के साधन देते हैं, उनको मकान देते हैं, उन्हें शौचालय देते हैं, तो ये जितनी प्रक्रियाएं हैं उनकी आय को बढ़ाने का एक हिस्सा है, एक रास्ता है। और हमारा पूरा प्रयास है, पूरे बजट में अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चिंता की गई तो ग्रामीण विकास को की गई है। अगर मोदी सरकार ने जो भी योजनाएं हमें दी हैं, वो और उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी रहा है और आगे अपनी भूमिका निभाए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बजट को आवंटित किया गया है। जो हमारे राजमार्ग बन रहे हैं उनसे गाँव को जोड़ने की बात की जा रही है, जो हमारे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं उनसे भी गाँव को जोड़ने की बात कर रही। तो निश्चित तौर पर जो विकास कौशल योजनाओं को हम लाए, उनको हम गाँव तक ले जा रहे हैं और युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो मेरा प्रयास है, सरकार का प्रयास है कि इन सब का लाभ गांव तक पहुंचे। ठीक बात है, लेकिन मोहम्मद आप बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यूँ देखें तो सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम एक मेट्रो की बात करें तो मेट्रो कानपुर में भी, आगरा में आज ही देखिए 395 करोड़ कानपुर के लिए दिया गया, 394 करोड़ आगरा के लिए दिया गया। इसी प्रकार से जो ये जाम की समस्या है, अब उसका क्या हल निकालेंगे तो बात दूसरी है। जाम की समस्या को निराकरण करने के लिए शहरों में फ्लाईओवर बनाए जाएंगे, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है कि भाई हम 1000 करोड़ इसमें देंगे। हमारे यहाँ जो है
95 लाख MSME यूनिट हैं, उनसे भी रोजगार बढ़ाने की बात की जा रही है। सब पिछले जो आंकड़े हैं 22 लाख नौजवानों को उससे लाभ मिला है। वही, इसको हम और आगे ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसके उसको 30 मिले लाख इसका। करने की बात हो और रही है। ODOP से हमें करीब 2 लाख लोगों को रोजगार के अवसर हमने सृजित किए, उस योजना को भी हम आगे ले जाना ठीक चाहते बात हैं। देखिए, हम किसी जो हमारे साथी कह रहे थे, जो दे रहे थे, वो चुनावी बात हम पर कर रहे हैं, और बात ये खाली कर रहे हैं वो जो आप बता रहे थे, मैं उसका नाम भी नहीं ले, PAD क्या कह रहे थे? हाँ, PDA। तो जो PDA काहे के लिए आप कर, आपके PDA ही क्यों उत्तर प्रदेश में दिखता है? क्या वहीं पर आपको वोट दिखता है? क्या आपको गरीब क्यों नहीं दिखता? आपको कमजोर क्यों नहीं दिखता? आपको शिक्षा का क्षेत्र क्यों नहीं दिखता? आपको PDA क्यों दिखता है? क्योंकि आपको लगता है ये वोट हमें मिल सकता है। तो हम वोट को लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम राम राज की कल्पना को लेकर के चल रहे हैं। और हमारे साथी कह रहे पता नहीं कौन से, हमारे साथी कह रहे पता नहीं कौन से। वर्मा जी, एक सेकंड का, 2-3 सेकंड की बात है। अरे एक वही राम जी है जो त्याग और की प्रतिमूर्ति है, और जो पुरुषोत्तम राम है, जो राजपाट छोड़ देते हैं, अपने वंशजों की हत्या नहीं करते राजपाट के लिए, वो यही राम है। जो निशाचरों का वध करते हैं, ये वही राम है। जो सत्य के प्रति भी दया का भाव रखते हैं, वो वही राम है। जो गद्दी के लिए अपने पिता को जेल नहीं भेज देते, वो यही राम है। उन्हीं राम को लेकर के हम आगे चल रहे हैं, जिसमें क्या आपत्ति? वो तो सबके राम है, सबके कल्याणकारी राम है। आप देख रहे हैं कि अगर विकास की बात की जाए या धन आवंटन की बात की जाए, तो ये तो सब चतुर्दिक दिखाई देता है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में बात कर लीजिए, कनेक्टिविटी की बात करिए, एयर की बात कर लीजिए, जल की बात कर लीजिए, सड़क मार्ग की बात कर लीजिए, रेल मार्ग की, सबकी कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही। इतना ही नहीं, अब तो एयर सिटी भी विकसित की जाएगी। 1500 एकड़ पे जो है बाकायदे एयर सिटी विकसित की जाएगी। एक झांसी और कानपुर के बीच में एक टाउनशिप विकसित की जा रही है, जो ग्रेटर नोएडा में बनी हुई है, उसके ही बिल्कुल ठीक तर्ज पर। तो अब आपको क्या चाहिए? क्या अब कौन सी ऐसी चीज़ आपके पास नहीं है जो पूरी, जहाँ तक अगर आप देखें तो मेट्रो का काम हो रहा है, ठीक है, उसकी एक लक्ष्य बनाया गया उसके। तो ये सब होते हुए भी ये सपा फिर किस मुंह से क्या कहेगी जाकर के जनता के बीच में? अरे साहब, इनके बजट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या मतलब है? देखिए, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे पहले शपथ ली थी मुख्यमंत्री के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहला बयान दिया कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। ठीक। वो योजना आज तक कहाँ है? आज तक जो है ये प्रदेश गड्ढे में डूबा हुआ है। आप सारी बात करते हो, आप रोजगार की बात करते हो। अभी थोड़े दिन ही पहले की बात है कि 10,000 लोग इजराइल मजदूरी के लिए जा रहे हैं, मतलब सिर्फ मजदूरी के लिए। तो यहाँ मजदूरी भी नहीं, तभी तो वो वहाँ जा रहे हैं। आप बात करते हो कि पेपर पे ये योजना कहाँ चल रही है? ये सब विभाग के अंदर ही योजनाएं चल रही है। जो थोड़ी बहुत योजनाएं हैं जिन्होंने आपका जिक्र किया, वो चल रही है काम। तो जैसे मेट्रो की आपने कानपुर बात की, तो कानपुर की मेट्रो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव थे, उन्होंने ये सौगात पहले दे दी थी, उसको आगे बढ़ाया गया। और जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार बदलती है तो वो योजनाओं को आगे बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि शहर का डेवलपमेंट होता है। डेवलप होगा तो और विकास बढ़ेगा और थोड़ा सा जो है रोजगार बढ़ेगा। लेकिन जो है हम ये देखते हैं कि ये जो बजट लगातार इधर आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो ये उच्च लोगों के लिए जो वाकई में जो पैसे से मजबूत हैं, जो है बड़े व्यापार वाले हैं, उनके लिए है। लेकिन जो है आम जनमानस के लिए कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस होता है। मैंने कहा कि आज तक जो है हम लोग गड्ढे में जी रहे हैं, गड्ढा मुक्त अभी तक नहीं हुआ। वो योजना का क्या हुआ? आपने कनेक्टिविटी बता दी मुझे, आपने जो है रेल योजना बता दी, सब बता दी, लेकिन जो धरातल की जो चीज़ें हैं हम उस पर चर्चा करते हैं। और जैसे पीडीए की इन्होंने बात की, तो पीडीए का मतलब ही यही है कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित है, जो भी जो है दबे कुचले हैं, जो समाज के सताए हुए, वो सब का जो है एक संकलन है पीडीए। कोई धर्म जात से जो है संबंधित नहीं है पीडीए जो है वो संकलन है कि जो है शोषित है, जो सताया जा रहा है, वो किसी भी जो है जात से हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, तो हम सब उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो आज यही कहा कि बजट आया, बहुत अच्छा बजट आया। अगर इस बजट को वाकई में धरातल पर उतारा जाता है तो प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन ये फिर अगर चुनावी जुमला साबित होगा तो जाहिर सी बात है, अभी तो वो 7 साल से बजट ला ही रहे हैं। इस बार उनका 8वां बजट है, तो जुमले वाली बात तो अभी जो, चलिए गड्ढा मुक्त आपकी एक बात, चलिए मोहित भाई एक योजना के बारे में बता दीजिए। आज भी हम गड्ढे में जी रहे हैं। मोहित भाई, क्या मैं ये मान लिया जाए कि जिस तरीके से आज प्रभु राम को बजट समर्पित किया गया, हमारे शैलेंद्र भाई भी कह रहे हैं कि राम राज की ओर बढ़ने की
अपने जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही कि ये प्रदेश सुख संपदा से भरपूर है, सुख संपदा से, यानी यहाँ पर खूब लोग खुशहाल हैं, संपन्न हैं। दूसरी चीज ये भी कहा गया कि ये वो प्रदेश है जिसे बीमारू राज्य कहा जाता था, वो भी आज उससे बाहर हो गया है। और मैंने भी बताया कि 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी बाहर हो गए। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, और नहीं लगता है कि इतना सब कुछ हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेस, लखनऊ एक्सप्रेस सब एक साथ जोड़े जा रहे हैं, टाउनशिप बन रही है और इतना सब विकास हो रहा है, इसीलिए अब कदम राम राज्य की ओर बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे मोहित? देखिए, लोक लुभावन बातें करने से, लोक लुभावन बजट प्रस्तुत करने से जनता का हित नहीं होता। जनता का हित तभी होगा जब सच में आप केवल बातों से राम राज्य, हर जनता जब आपको चुन के सरकार बनाती है तो अपेक्षा यही रखती है कि वो राम हमारे तरह, हमें राम राज्य की तरीके हमारे साथ न्याय करेगा, हमारी ज़रूरतों की चीज़ें एक राम राज्य पैटर्न पे ला करके हमको सुविधाएं विकास के साथ देगा। लेकिन जब हम पाते हैं कि गड्ढा मुक्त वाली बात अगर ले, गड्ढा मुक्त सड़कें आज भी गड्ढा लिए घूम रही हैं, आज भी युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज भी महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाएं असुरक्षित होकर घूम रही हैं, आज भी विकास में कार्यों में जब देखते हैं तो योजनाओं जो बता रहे हैं तो सारी योजनाएं कहीं ना कहीं, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर के चाहे वृद्धा पेंशन से, इस सारी धन देने वाली योजनाएं बता रहे हैं और दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि 6 करोड़ लोगों हमने गरीबी से निकाल लिया। तो ये तर्क ही नहीं समझ में आता है कि एक तरफ आपको पेंशन और सम्मान राशि देने की जरूरत पड़ रही और दूसरी तरफ आप 6 करोड़ लोगों को वो भी आप गरीबी से भी निकाल रहे हैं। तो दो बिल्कुल अपोजिट बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत करती है। हाँ, विकास हो सकता है, लाभ मिला हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिला हो, उनको उनके लिए रामराज आया, उनको छूट मिली हो सब करने की, चाहे उनके मंत्री हों चाहे उनके कार्यकर्ता हों, हो सकता है उनके लिए। जब आप राम राज्य कल्पना लेकर के राम को समर्पित करते हो तो उसमें ये मंशा देखनी पड़ेगी कि आपको राम को समर्पण कर रहे हो कि आप राम भरोसे ही चल रहे हो। क्योंकि विकास की बातें जब जमीन पर देखी जाएंगी तो आज भी ना उसमें नौकरी की बात होती है, ना कोई रोजगार देने वाले उनको कार्यकर को या श्रमिकों के लिए कोई रोड मैप दिखता है, ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई स्कॉलरशिप जो पूर्व की सरकारों में चलती आई है वो घटती जरूर दिखती है, बढ़ती तो मुझे कहीं नहीं दिखी। चाहे वो आप पिछड़े वर्ग के लोग हो, चाहे SC वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो, उनके जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए, चाहे गरीब लोग हो, उनको उच्च शिक्षा की जो 10 में एक स्कॉलरशिप मिलती थी वो लगातार कम होती जा रही है। आप लेकर के जब बैठते हैं प्रधानमंत्री का जो भी स्वास्थ्य को लेकर के, बीमा को लेकर, तो वो जब बड़े बड़े अस्पतालों में जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाते हैं कि उस गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है, वो गरीब उससे वंचित हो पा रहा है। आज जो अंतिम पायदान का लोग है वो कहीं ना कहीं इस सरकार में राम भरोसे ही बैठा हुआ है, वो कहीं राम को समर्पित चीजों को लेकर के उसको राम कहीं नहीं मिल रहा है। शैलेंद्र जी, जैसा कि अभी कुछ जमीनी जो समस्याएं हैं उनकी ओर ध्यान दिलाया अपने मोहित भाई ने बहुत सारी कभी, और हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि राज्य सुख संपदा से भरपूर है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, देखिए वर्मा जी हमारे साथी कह रहे थे कि हमने कुछ किया नहीं। हाँ। तो 5 साल बाद हमारा टेस्ट हुआ, जनता ने हमें फिर पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का सरकार चलाने का, सेवा करने का अवसर दे दिया। अभी एक साल 1.25 साल पहले अगर नगर विकास को लेकर के इतनी समस्याएं थी तो 100% हम निकाय के चुनाव में जीत करके आए। तो हमें लगता है जो हमारे साथी हैं उन्हें जो हमारा जनता के बीच में जनाधार बढ़ रहा उसको लेकर के बेचैनी होती है। अगर हम विकास के काम नहीं कर रहे तो हमें स्वीकार क्यों किया जा रहा है? हमारे प्रत्याशी बार बार जीत करके क्यों चुन करके आ रहे हैं? और ये बात सही कि उत्तर प्रदेश में अवसर बहुत हैं, उन अवसरों को जनता के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। अब से पहले कुछ राजनीतिक दल आते थे, वो अपने तक, अपने लोगों तक, अपने परिवार तक, अपने 1-2 गांव, 1-2 जिलों में उन साधनों को बिखारने का काम करते थे। जैसे समाजवादी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग थे, 2-3 जिलों को एक केंद्रित करके उन पर काम करना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने इस नीति को बदला है। हम आज बुंदेलखंड के लिए भी एक हम बड़ा सा बजट लेकर के आए हैं जो सबसे ज्यादा उपेक्षित रहा उत्तर प्रदेश में। आज हम पूर्वांचल के लिए भी गंगा एक्सप्रेसवे जा रहा पूर्वांचल को जोड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम करने का हमारा प्रयास है। हमारे पास
मेधा भी है, लेकिन ये हमारे तो पास मानते हैं कि मेरिट भी अभी है। सुख संपदा उतनी नहीं आई नहीं है। देखिए, जी। हमारे पास मेरिट भी है, हमारे पास व्यापार का अवसर भी है। अगर हम G20 का प्रस्ताव लाए हैं तो दुनिया से 40 लाख करोड़ का निवेश हमें मिला है और हमें लगता है कि जल्दी जमीन पर उतरेगा। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पे लोगों का भरोसा है, लोगों को यहाँ की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। आज मंदिरों से वो वोट हट गए जो समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की सरकार के समय लगे रहते थे कि लावारिस वस्तु कोई बम हो सकती है। आज दुकानदार आराम से बैठता, कोई उसको आंख नहीं दिखा रहा। जो योजनाबद्ध अपराध था, जो आकस्मिक अपराध था, मोहल्ले से लेकर के प्रदेश तक सब शून्य की स्थिति में है। बड़े बड़े अपराधी इस समय बुलडोजर की खौफ से जमीन दोज हो गए या उत्तर प्रदेश छोड़ गए। तो और इस सब का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जब G20 की अगुवाई करता है तो देश में सबसे ज्यादा निवेश के अवसर उत्तर प्रदेश को मिल रहे हैं, देश विदेश से मिल रहे हैं और लोग योजनाओं को धरातल पर लाना चाह रहे हैं। एक और बात है जी, आपको थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज भी है, ये जो राजकोषीय घाटा होता है और ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 3.46 है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजकोषीय घाटा जो है ये केवल प्रदेशों के स्तर पर इसके मापदंड को हम ये कह सकते हैं कि जो प्रयास किया गया उत्तर प्रदेश में इसको कम करने का कोशिश किया गया है। लेकिन जो 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 हमारी योजनाएं, जब हम जनहित की योजनाओं को आगे लाते हैं और विकास को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जनता के लिए हम अपने को प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो और जब दुनिया में इकोनॉमी का जो दस्तूर होता है, जो उठान और चढ़ाव होता है, उसके हिसाब से इसको प्रभावित करते हैं। लेकिन अब देश के अंदर मोदी सरकार और जब काम कर रही है तो जो दुनिया में इस समय इकोनॉमी की चर्चा हो रही, तो हिंदुस्तान की चर्चा हो रही। ये बहुत तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी अगर दुनिया में कुछ देशों की है तो उसमें हिंदुस्तान का नाम आ रहा है। और उसी के बल पर इन सब आंकड़ों को हम सीमित करने की, इनको नियंत्रित करने की कोशिश करने के बल पर आज हम ये सपना देख रहे हैं कि 2047 में हम दुनिया में एक विकसित भारत होंगे और हमारा जो स्वरूप होगा वो जो आज हम जिससे हम वंचित है, जो चीजों को हम नहीं पा पा रहे हैं, जिनको हमें मिलना चाहिए, वो 2047 तक दुनिया के सामने हम वो सब पूरा करके दिखाएंगे। ठीक बात है। वही सारिक, ये जरा मुझे बताओ कि आप क्या चाहते थे कि इस बजट में ऐसा कुछ और हो जाता, या आपकी क्या अपेक्षा थी, आपकी पार्टी की क्या अपेक्षा थी, कैसा बजट होता? उनके हिसाब से तो बजट बहुत ठीक है, वो अपनी जिस दिशा में बढ़ रहा है उस दिशा में उन्होंने बजट को भी बढ़ा दिया, राम राज्य की ओर भी बढ़ा दिया है, उसके लिए एक संबल नया तैयार कर दिया है। ऐसी स्थिति में आप जो बार बार कहते हैं कि 10% को ही फायदा हो रहा है, 90%, तो आखिर वो क्या आप चाहते थे कि इसमें ये चीज काट करके ये चीज कर दी जाती है, ये ऐसा कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता? ये भी आपने कुछ सोचा? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज जो है, जो छात्रों की फीस लगातार बढ़ोतरी की गई, जी, कई गुना बढ़ाई गई। उसमें हम लोग चाहते थे कि इसमें जो है आम जनमानस को, आम छात्राओं को जो है राहत मिलती। स्वास्थ्य की बात करें, नए मेडिकल और हॉस्पिटल की जो है बात तो कर दी गई, लेकिन जो पुराने जो है अपनी बदहाली पे रो रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसा बजट मुहैया नहीं हुआ है और वहाँ पर जो दवाएं उपलब्ध नहीं है उनको कराने के लिए, इस पर हमने सोचा था कि ये बजट जो है शायद ऐसा आए कि इनको राहत मिले। किसानों की जो है आय दोगुनी की जो बात कही गई थी, लेकिन उसमें दोगुनी की बात नहीं हुई। इस पे हम लोग ने जो है काफ़ी चर्चा करी, इस पे भी सोचा कि हो सकता हो इस बार जो है किसानों की आय दोगुनी कर दी जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। ठीक है, लगातार बिजली के दाम जो बढ़ोतरी होते गए, उस पर कहीं ना सोलर वाली योजना अब सोलर योजना अप्लाई, लेकिन जो है जो अभी तक इससे पहले में जो चल रहा था, तो शायद इस बजट के माध्यम से कुछ राहत दिया जाता, वो नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने फोकस उस चीज़ों में दिया जो फ्री में बांटा जा सकता है, जैसे जो है उज्ज्वला योजना की उन्होंने बात करी, जो उनकी खुद की चालू करी थी, उस पर जो है सिलेंडर की बात करी। ठीक है, कुछ लोगों को राहत मिलेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो उस योजना का लाभ नहीं ले रहे उनको भी जो है लाभ मिलना चाहिए। कुछ ऐसी जो है चीज़ें शामिल करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें नहीं है। और जैसे बाजार की अगर बात करें, जो बाजारी जो है मूल्य है और जो बाजार की चलन वाली चीज़ें हैं, उन सब पर वही स्थिरता बनी रही। उस पर कोई ज़्यादा खास डिस्कस नहीं हुआ है, उस पर कोई ऐसा बजट नहीं लाया गया। ये बात भी मानी जा सकती है, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं कि धार्मिक पर्यटन तेजी के साथ रोजगार भी बढ़ा रहा है, विकास की गति भी दे रहा है, राजस्व भी सरकार का बढ़ा रहा है। और उसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण ये है कि अयोध्या में राम मंदिर बना
अपेक्षा नहीं थी। लाखों लोग बिल्कुल उमड़ पड़े हैं, रोज संख्या बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि जो 1 फरवरी से विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को दर्शन करने थे, उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। वीआईपी से कहा जा रहा आप मत आइए। तो सरकार ने तो समझा कि ये वास्तव में धर्म की का जो पर्यटन है, ये जो अध्यात्म का पर्यटन है, ये एक बहुत बड़ी खुशहाली ला रहा है। और उसको उन्होंने अपने स्वरूप में स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाने का काम भी किया। जैसे काशी है, काशी में देखिए तेजी के साथ लोग आ रहे हैं। आपने भी देखा कि लक्ष्य तो ये रखा गया है कि 5 करोड़ लोग अयोध्या में साल में दर्शन करेंगे। दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है। मक्का है, वहां पर केवल 2 करोड़ लोग जाते हैं। सऊदी अरेबिया में जो है सिर्फ 95 लाख लोग जाते हैं साल भर में, लेकिन यहाँ 5 करोड़। तो एक विजन तो है ही है, एक दूरदर्शिता तो है ही है, जिसके अनुसार काम करके भारतीय जनता पार्टी विकास के स्फूर्ति की और नई दिशा भी तय कर रही है। क्या आपको ये नहीं लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल गलत आकलन मैं इसको बताइए। मानूंगा। अब सामाजिक और राजनीतिक जब आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो धार्मिक और पर्यटन 2 अलग वाक्य हो गए। धार्मिकता एक सामाजिक रूप में देखेंगे, पर्यटन का अगर बढ़ावा कर रही है तो इस सरकारों का दायित्व है कि पर्यटन का बढ़ावा करे, पर्यटन के लिए विकास करे। लेकिन जब हम बात करेंगे कि हम पर्यटन, देखिए हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म हमारे लिए बिल्कुल जान की रीढ़ होती है। उसके बिना हम नहीं मानते कि हम कहीं भी सरवाइव कर पाते हैं या चल पाते हैं। तो धर्म कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ऊर्जा निहित करता है उसको लेकर के। तो जब सरकारें उसमें पर्यटन के रूप में 6 करोड़ का आप लक्ष्य लेकर के चल रहे हो कि राम मंदिर में, अरे वो 6 करोड़ के पास पहले जेब में पैसा होगा तो राम मंदिर के 6 करोड़ नहीं, हिंदुस्तान का 140 करोड़ राम मंदिर तो अभी कहां से आ रहा है? अयोध्या में। अभी देखिए, नहीं, आप फिर बात को देखिए, 140 करोड़ राम मंदिर के दर्शन करना चाहेगा, अयोध्या घूमना चाहेगा, उसके विकास को देखना चाहेगा, आपके पर्यटन को देखना चाहेगा। तो आपके पास वो युक्ति होनी चाहिए कि उस 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोग और 140 करोड़ भारत के लोग के जेब में पैसा कैसे वो पहुंचा पाए। आप कौन सी योजनाएं लाएं, किस तरीके आपके लाभ से हर वो व्यक्ति लाभान्वित हो, हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर शिक्षक को चाहे शिक्षा की नौकरी हो या नौकरियों के क्षेत्र में सरकारी नौकरियां हो, उनको वो जीवन सुरक्षा मिले कि नहीं, पेंशन भी आपको मिलेगी। आप बुजुर्ग हो जाएंगे 60 साल के बाद तो पेंशन भी मिलेगी। आप किसान है तो आपकी किसान की आय को किसी ना किसी तरीके से इतने सुरक्षित रखा जाएगा। ये बताओ, चाहे आपकी फसल कौन लोग जा रहे हैं, फिर ये कौन लोग दर्शन करने जा रहे हैं? मैंने बोला ना, वो सामाजिकता है, हमारे अंदर धर्म निहित है। मैं भगवान के नाम पर कहीं भी कोई भी जाएगा ही जाएगा। अगर उसको आप विकास के रूप में बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर 140 करोड़ भारतीय की जेब में इतना मजबूत करना पड़ेगा उसको आर्थिक रूप से। कोई 6 करोड़ नहीं, मैं बोल रहा हूँ 140 करोड़ जाना चाहते हैं, 140 करोड़ अयोध्या में देखना चाहते हैं, तो आपको अगर आपको धर्म के नाम पर केवल इतना ही नहीं बताना है कि एक लक्ष्य बनाना है कि आप नहीं लाएंगे 6 करोड़, लोग खुद आएंगे वहां पर दर्शन के। आपको केवल यही को मजबूत करना है कि वो मजबूती से, यही तो उनकी सफलता का प्रतीक है कि वो जो चाहते हैं वो पूरा हो रहा है। नहीं, इसमें उनकी सफलता कहाँ रही? आज क्यों? 140 करोड़ आना चाहता है। आज हर वो गरीब जो बैठा होता है सड़क के किनारे को सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया गया है। तो सरकार ने ही तो बनाया, सरकार की ही तो योजना जिसके कारण अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थल है। हाँ। इससे बड़ी यूएसपी कोई नहीं है। उसमें सरकार उसके इर्द गिर्द घूम रही है। राम के इर्द गिर्द सरकार घूम रही है, सरकार के इर्द गिर्द राम नहीं घूम रहे हैं। हम दर्शन करने जा रहे हैं अयोध्या। अगर वो नहीं भी विकास करेंगे तो भी मैं रहूंगा वहां पर अयोध्या, क्योंकि वो मेरे आराध्य की जगह है। एक सर्वे में आया है आपको हर वो गरीब जो आखिरी पायदान पर है उसको इतना संबल प्रदान कर देना अपनी योजनाओं से कि वो अयोध्या खुशी खुशी जाए। आपको बसें लगा करके उसको भेजने की जरूरत ना पड़े। आपको उसको संबल प्रदान, हर योजनाएं आप लाभ दे रहे हो, केवल जेब में पैसा डाल रहे हो, या सम्मान के नाम पर 500 का नोट पकड़ा रहे हो, या वृद्धा को केवल पेंशन देने के नाम पर। अरे हर व्यक्ति को इतना संबल बनाओ। आज जो सरकारी नौकरी पे उसको कम से कम पेंशन की योजना मिले, आज जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कम से कम शिक्षा में इतना लाभ मिले, कम से कम वो पैसा बचा करके अपना जो राम का जो दर्शन करना चाहे खुद खुशी से जाए। दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हो गई है, ऐसा दावा किया गया। लेकिन मोहित का भी अपना एक मजबूत पक्ष है कि लोग जाएं, खूब दर्शन करें, उनकी आस्था है, लेकिन
उनकी जेब में पैसा भी होना चाहिए। सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो पैसा भी उनकी जेब में आए। इनका शायद कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय जो संपन्न व्यक्ति हैं। देखिए वर्मा जी, हाँ आपने आंकड़े सही प्रस्तुत किए जी, कि आज बनारस में 2 से 3 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो आंकड़ा मैंने भी सुना, बड़ा मुझे सुखद लगा कि अयोध्या भी 6 करोड़ लोग पहुंचेंगे। तो सब वो 6 करोड़ वो नहीं होंगे जो जिनके सबके जेब में सहायता दी जा रही है, या वो वृद्ध भी नहीं होंगे जिनको हम 1000 पेंशन दे रहे हैं। नहीं नहीं, हाँ, उसका जवाब दे रहे हैं। हमारे मोहित जी कह रहे हैं कि ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है अयोध्या जाने से। मैं इनका स्वागत करता हूँ, ऊर्जा मिलती है इसलिए लोग जाना चाहते हैं। आप 140 करोड़ कह रहे हो, हम तो चाहते हैं जाए, लेकिन वो 140 करोड़ में वो लोग भी हैं जिनके साथ आप हैं, जिनके साथ ये खड़े हैं जो कहते हैं कि मंदिर से जो है मंदिर बकवास है, जो कहते हैं रामचरितमानस बकवास है, जो कहते हैं राम झूठा है, वो लोग भी हैं। 140 करोड़ में वो भी हैं। नहीं, मेरी बात हो जाए फिर आप कहिएगा। वो 140 वर्मा जी 140 करोड़ में वो भी हैं जो राम मंदिर को आप अच्छा नहीं कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद सबकी सहमति के बाद ये मंदिर बना। ये गलत बात ना करिए। आयोजन हुआ, आप एक समुदाय को टारगेट कैसे करेंगे? झगड़ा हुआ, ओवैसी जी ने तो बयान तुरंत दे डाला कि 500 साल से हम नमाज अदा कर रहे थे, हमसे छीन लिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल पर कि 500 साल पहले वहां क्या था और आपने क्या छीना था जो आज आप आंसू बहा रहे हो। इस देश की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका ने तय करके दिया है और हिंदू मुसलमान उसी न्यायपालिका ने ये कहा और कि दुनिया में मस्जिद को तोड़ा प्राण गया। प्रतिष्ठा को लेकर के इतना बड़ा आयोजन हुआ, दुनिया ने स्वागत किया, देशों ने स्वागत अजय, किया और हमारे देश के नेताओं ने कहा कि ये पत्थरों में और मुद्दों में प्राण प्रतिष्ठा होती। आपके दल के एक नेता ने आपके दल के एक नेता ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर कितना शर्मनाक बयान दिया है, उस पर आपको क्षमा मांगनी चाहिए। हम मोहित की बात से खुश हैं कि ये कहते हैं कि अयोध्या जाने से ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अगर हमें पत्थर की मूर्ति भगवान दिखती है तो मुझे भगवान माने दो, आप क्यों गाली देते हो? हमें रामचरितमानस में आदर्श दिखता तो हमें आदर्श मानो, आप मत पढ़ो। आपके लिए तुलसीदास ने नहीं लिखी है। किसने अजय एक बात, मोहम्मद सारिक, देखिए शैलेंद्र जी ने एक बात उठाई है और उस बात में भी कहीं ना कहीं कोई आधार है। उन्होंने कहा कि ये लोग वो हैं जो राम को नहीं मानते हैं। अभी कल की ही एक घटना है, फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की एक मीटिंग हो रही थी। उसमें एक व्यक्ति ने जय श्री राम का नारा लगा दिया। बस ये जो जय श्री राम का नारा लगाया गया उसे वहाँ से भगा दिया गया, धमका दिया गया और न जाने कितना अपमानित किया गया। इसे आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने भी आप नेताओं देखेंगे तो वो जय सीताराम का नारा लगाते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो जो है राम को सीता के साथ जोड़ने का काम करते हैं। देखिए ये देश बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे तमाम धर्म के लोग, तमाम जो है पंथ के लोग यहाँ पर रहते हैं। सबकी अपनी विचारधारा है। अगर आप जो है इस बजट की डिबेट पे आप जो है बजट की डिबेट पे आप जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को लाके अगर रख रहे हैं तो उन्होंने जाना चाहिए। तो मैं कह रहा था 140 करोड़ में ये जाएंगे वहां पर। मोहम्मद दुश्मन दिखते हैं। आज तक जो है उस चौपाई में आप लोग जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद आपने सीधा यहाँ पर उंगली उठा दी। आपने बिल्कुल सीधा जो है टारगेट एक समाज को कर दिया कि क्या वो लोग नहीं जाएंगे, जबकि वही समाज ने कहा कि हम समाज को नहीं कह रहा हूं। आपने यही कहा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसको सर्वमान्य माना जाएगा। और जब ये फैसला फैसला पूरा पढ़ा गया, उसमें क्या क्या जो है जजों ने कहा, उस सब के बावजूद इस देश के मुसलमानों ने चाहे और भी अदर समाज जो सबने एक्सेप्ट किया। लेकिन ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। देश के संविधान में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। अगर उसका कोई फैसला तो माना जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे।
को अलग कर दिया। आपके आरजेडी के जो शिक्षा मंत्री बिहार में बैठे हैं वो जाएंगे। क्योंकि इनकी कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो आम जनमानस के लिए बेहतर की होती है। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम, ये बजट में भी इन्होंने आज हिंदू मुस्लिम करके साबित कर दिया कि इनकी बिल्कुल। अरे भाई, हम मुसलमान करते, हिंदू को अलग करते तो हमारी योजनाओं का बहुत बड़ा प्रतिशत मुसलमान फायदा उठा रहा है। भाई, हमारी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा मुसलमान समाज उठा रहा है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बात को खंडन कर रहे हो। वोट के लिए ये लोग राम को बिल्कुल नहीं चलेगा। और आज मुझे अफसोस इस बात का, आज वो आदमी ये बात कह रहा जिसको पहचान दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने जिसको पहचान दिलाई, मुझे कहां से पहचान मिली, मुझे वो मेरा अपना विषय है। कांग्रेस से पहचान मिली, लेकिन मैंने कभी अपने भगवान राम को बहुत गलत काम कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। इसका जवाब हमने कभी वोट के लिए भगवान शिव को गाली नहीं दी हमने, और आज भारतीय जनता में पार्टी में आकर के हम मुसलमानों को भी नहीं गाली देते। आज आपसे जितनी मुसलमान चाहत रखते हैं उससे दुगनी चाहत हमसे मुसलमान रखते हैं। एक लाइन का खाली अर्थ बताना बस। एक जो राम जय श्री राम का नारा लगाने वाले को जो है वहां से हटाया गया, भगाया गया, दौड़ाया, सही था गलत था, बस जाहिर सी बात है उसकी मनसा ठीक नहीं होगी। हाँ, बस उसकी मनसा ठीक फैलाना चाह रहा होगा। ये समाजवादी पार्टी सब समाज को लेकर चलने वाली है, एकता में अनेकता देखने वाली पार्टी है। वहां पर अगर किसी तरह का कोई गलत बात की जाएगी तो उसको वहां पर रोका जाएगा। बिहार का एक सवाल आपसे, जो मेरा भाई सवाल उठा रहा, बिहार के शिक्षा मंत्री ने मंदिरों को कोसा, प्राण प्रतिष्ठा को स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुर्दा में प्राण फूंक रहे हैं। हमारी आस्था को आप गाली दे रहे हैं और हम आपको क्यों स्वीकार करें? आप हमारी आस्था को गाली देंगे तो हम आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो हमारा सम्मान करेंगे हम जिम्मेदार है क्या? हम ओवैसी के प्रवक्ता है क्या? हम एआईएम के प्रवक्ता है क्या? हम समाजवादी पार्टी की जवाब, जैसे भयंकर महोदय ने पूछा क्यों उसको निकाला गया, मैंने उसका जवाब दिया। लेकिन ओवैसी की बात का मैं जवाब देने का उत्तरदायित्व नहीं है मेरा। बस मोहित, क्योंकि अब समय भी थोड़ा हमारे पास कम है, मोहित ये बताइए कि ये जो राम को लेकर के आपने कहा बड़ी ऊर्जा मिलती है और आपने कहा पैसा भी मिलना चाहिए, मैंने आपकी भी इच्छा यही है कि अब लोग आस्था के साथ दर्शन करें, राम की कब बात करें, लेकिन बीच बीच में ये जय श्री राम को कह करके जैसे कि कल सपा की, इसको आप क्या उचित मानते हैं? बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिए। देखिए, आप जय श्री राम कहें, जय सिया राम करें, जय रघुनाथ कहें, जय राजा राम कहें, ठीक बात। देखिए ये ईश्वर है, ईश्वर के नाम लेने के अपने अपने तरीके हैं, वो जिसको जिस तरीके का अपना अच्छा लगता है वो करे। लेकिन किसी के जैसे इनका कहना कि उसकी नियत साफ होनी चाहिए। बस आप अगर ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो कम से कम मन में जो भाव आता है ईश्वर का, ईश्वरी प्रकृति अपने अंदर लाए, तब उस नाम को सार्थकता रूप से ले पाएंगे। आप आसुरी प्रकृति लेकर के श्री राम एक लाइन मेरा कहना फिर से वही था कि आप 140 करोड़ लोगों की जेब में पैसा डालिए, बिल्कुल आप देने लायक बनाइए, इतना क्षमतावान बनाइए। बस आखिरी मजबूती से तब आपका कोई भी बजट हो सर्वांगी विकास का होगा, वो बजट सार्थक होगा, वो बजट देश निर्माण और प्रदेश निर्माण के लिए होगा। लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा आपको। एक लाइन में कि जो आप लोग लुभावन बातें कर रहे हो ये सच में जमीन में दिख रही है या केवल लोग लुभावन बातें तक ही सीमित है? क्या शैलेंद्र जी एक लाइन बताइए, ये बजट राम पथ की ओर बढ़ रहा है कि विकास पथ की ओर बढ़ रहा है? देखिए, राम राज का सपना ही विकास का सपना है, समदर्शी सपना है, और इस बजट के माध्यम से हम उस तरफ चल रहे हैं और भगवान राम के साथ हम इसका संकल्प ले रहे हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब सारिका आप बताइए, ये राम का पथ या विकास का पथ, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आम जनमानस का भला हो, कोई भी बजट आए आम जनमानस के मुद्दों से जुड़ा हो, इन तीनों में किसी को मानते कि नहीं मानते? उसके लिए होना चाहिए, और ये विकास की राह पर अगर है तो इसका स्वागत है। विकास की राह पर जुमला बजट है तो हम इसका अभी आप तय नहीं कर पाए कि बिल्कुल ये जुमला बजट है, बताया तो ये 90%। मोहित, आप आखिरी सवाल, चुनावी बजट, राम पथ का बजट, विकास का बजट,
या जो आपको ऊर्जा देने वाला बजट? देखिए, विकास का इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि विकास सर्वांगी होना चाहिए, और जब हम उनकी योजनाओं को जमीनों पर देखते हैं तो मकान लेने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। आज विवाह की योजनाएं होती हैं तो दुल्हन को माला पहनाती हुई दिखती है, आज सड़कों पर देखते हैं तो उखड़ते हुए हाईवे। बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात नहीं राम की बात, थोड़ा सा एक पॉइंट बोल दूंगा, राम की बात भी इसलिए नहीं मानूंगा क्योंकि राम के जो राज्य में सबको हिस्सेदारी थी। आज कहीं ना कहीं पिछड़े और दलित की जो प्रशासनिक रूप से जो हिस्सेदारी है उसको मजबूती से कहीं ना कहीं स्थापित करना पड़ेगा, तब हकों की असली लड़ाई हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बजट पर चर्चा हुई है, लेकिन एक बात साफ आई है जो मैं मोहित जी को भी कहूंगा, बहुत अच्छी बात सारी जी ने भी कही और शैलेंद्र जी ने भी कही। बात क्या है, बजट बन रहा है, नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, एक विकास का पहिया आगे बढ़ाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है और जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है, क्राइम की जगह में, भ्रष्टाचार की जगह पे। लेकिन अफसोस जमीन पर वो उतना नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा भी मोहित कह रहे थे, बलिया में सामूहिक विवाह हुआ, फर्जी दुल्हा फर्जी दुल्हन, कितनी दुर्भाग्य की बात। और वहाँ पर हमारे मंत्री जा रहे हैं, कहते हैं मैंने वर्दी जरूर उतार ली है लेकिन डंडा नहीं। मैंने आज ये भी स्थिति है समाज में, वो भ्रष्टाचार का जो भय होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है दूर, और जो भ्रष्टाचार का भय व्याप्त होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से बजट बने, सरकार की नीतियां आए, लेकिन आम जन तक रोशनी पहुंचे, जरूरत इस बात की है। देखते रहिए ABC। नमस्कार।